जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम, उसके हिसाब से बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, तो उसी का मैं मॉडल बनाया। यहाँ पर मैं बेस लिया हूँ 3 यूनिट का स्क्वायर 9 यूनिट, मैं 1 यूनिट की जगह एक बॉल को प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 9 बॉल्स, और परपेंडिकुलर लिया हूँ 4 यूनिट की, 4 यूनिट और उसको स्क्वायर 16 बॉल्स, और जब मैं इसको टर्न करूँगा तो यहाँ पे आ जाएंगे 25 बॉल्स इक्वल टू 5 का स्क्वायर। Clinometer in this. Clinometer has very significance in our day-to-day life. It is used by architecture, designer and graphers. It is also used by commander officers in Army tent. This is used for finding the height and the distance of any of the places, any of the models and depth. For example, this is the line of sight and this is the line of angle. The angle of this is the angle of elevation. So if we know at what is the angle, we can easily find out the height of that object. Thank you. इक्वेशन के बेस पे हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है, इससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं इक्वेशन x² - 2x - 3, तो यहाँ पे हमारी b की वैल्यू -2 है, तो हम इस एरो को -2 बनाएंगे। इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें मिल रही है 1, तो 1 में हम -c करेंगे, तो 1 - 3 - 3, तो प्लस हो जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा। 1 + 3 हमें 4 मिल रहा है, तो 4 इस स्ट्रिप में 2 जगह है, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग जो हमें वैल्यूज़ मिल रही हैं 3 और -1, वो इक्वेशन x² - 2x - 3 के रूप में। ये जो अपना मॉडल है ये ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड है। जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा 0 से लेकर 360 कोई भी एंगल अपन निकाल सकते हैं। जैसे जो एक्स एक्सिस है इसको अपन कॉस थीटा ले लेंगे, और जो वाई एक्सिस है इसको साइन थीटा ले लेंगे। मान लो हमको साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसे एकदम इसको परपेंडिकुलर एकदम रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपने को निकल गया 0.5 में आ रहा है एकदम, 0.5 मतलब 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये एकदम आ रहा है पॉइंट यहाँ 0.86 में आ रहा है, ठीक है। तो ये बताया जैसे कॉस है, तो कॉस 30 की वैल्यू होगी 0.86, मतलब जो अगर उसमें देखें तो 3/2। तो ऐसे ही जब पूरा 0 से 360 किसी भी अपन साइन थीटा या कॉस थीटा निकाल सकते हैं। Of the building, and here we have the base, and here we will if we will see here we will get, suppose we will get 20-degree angle, so we will put tan 20 in the formula and the base, and then we will get the height of the building. And similarly here I have a building of height mn, and here is our protector, so and this is our hypotenuse. We will fix the hypotenuse on the top of the building, which is m. So the hypotenuse is MO and the base is NO. So we will put the values in the formula, and here we will get the perpendicular. Here it is written. And similarly we will calculate the height of the tree and this street lamp also. ये एक वैक्यूम क्लीनर है, इसको जब ऐसे ऑन करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जाएगा कुकर में, फैन रोटेट करने लगेगा और एक हाई स्पीड विंड को फ्लो करेगा, तो पाइप से होता जाएगा, तो यहाँ पे जो है लो प्रेशर का रीजन बना देगा, है ना। बाहर का हाई प्रेशर का है, अब हमको पता है कि हाई प्रेशर विंड जो है तो लो प्रेशर तक जाती है, तो यहाँ हाई प्रेशर है वो लो प्रेशर में जाने को करेगा। इससे जो है जो पार्टिकल्स रहेंगे डस्ट के यहाँ, वो भी उसके साथ हाई प्रेशर के साथ चले जाएंगे, ऐसा काम करते हैं। इसको ऐसे जैसे ये दिखा रहे हैं जैसे डस्ट, अब इसको बाद में फिर ऐसे निकाल के डस्टबिन में डाल सकते हैं।
जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो इससे फैक्ट्री से, कंस्ट्रक्शन साइट से और कार से बहुत ज़्यादा CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। CO2 प्रोड्यूस होने से टेम्परेचर हाई हो रहा है। टेम्परेचर हाई होने से हमारे प्लांट्स जो है वो सूख रहे हैं, वहाँ पे आग लग जा रही है, पॉन्ड सूख जा रहा है, तो हमारे जानवरों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम एक फैक्ट्री बनाएंगे, जिस फैक्ट्री में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का करेंगे, जिसमें कि हम CO2 को कंप्रेस करके हाई प्रेशर में ड्राई बनाएंगे। ड्राई से उसको एस्ट्रो के साथ रिएक्ट करेंगे। एस्ट्रो के साथ रिएक्ट करने के बाद वो कार्बोनिक एसिड बनेगा। कार्बोनिक एसिड को हम मेंटेन करने के लिए NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करके उसको सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे। सोडियम कार्बोनेट बनाने के बाद हमको सोप और डिटर्जेंट और पेपर बनाने के लिए यूज़ होता है। तो हम इसको सोप फैक्ट्री में इस तरह के जैसे ट्रांसफर से हम इसको ट्रांसफर करके सोप डिटर्जेंट मान लो ये टैंक है, ठीक है, इसमें वाटर ऊपर तक हम डालेंगे। इसको अगर ये ओवरफ्लो होते रहेगा तो हमको पता भी चलता है कि ये ओवरफ्लो हो रहा है और इससे साधन बनेगा। फिर उसके बाद हम लोग स्विच को ऑफ करेंगे, फिर मेन स्विच को ऑफ करेंगे, जिससे कि वाटर सेव होगा और इससे पावर सेव होगा, मनी सेव होगा, ऑटोमेटिक है। उसको हम होटल्स, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, फैक्ट्रीज और ट्यूबवेल, बोरवेल इसमें यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत कम कॉस्ट में ही बनता है। सेंसर लगा हुआ है। अगर साइन सॉल्यूशन 5 सेंटीमीटर के बिलो चल गया तो फिर ये बजर अपने आप ऑन हो जाएगा और 10 सेकंड तक बजर बजेगा। अगर कोई नर्स या डॉक्टर उसको ऑटोमेट करने के लिए नहीं आए तो फिर पंप ऑन हो जाएगा। जो हमारे ये आर्डिनो है, ये आर्डिनो यूनो पूरे फंक्शन की कंट्रोल करता है। यानी इसको सेंस भेजेगा कि मोटर ऑन हो जाए, तो मोटर ऑन हो जाएगा, फिर वही वाटर यहाँ पे आके ऑटो फिल हो जाएगा। तो ऑटो फिल हो गया पूरा। अगर 5 सेंटीमीटर के तक ऑटो फिल हो जाएगा और मतलब अगर 5 सेंटीमीटर तक पहुँच गया तो अपने आप बंद हो जाएगा। तो इसका यूज़ क्या है कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर और नर्स रहते हैं, उनके केयरलेसनेस की वजह से कई बार क्या होता है कि पेशेंट्स की डेथ हो जाती है। ये वाटर वहाँ बॉडी में जाकर पेशेंट्स की बॉडी में जाकर हार्ट अटैक या फिर हेमरेज हो जाते हैं। तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए हमें ये फॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। अगर हम फॉरेस्टेशन करेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट है वो प्योर रहेगा और ग्रीन रहेगा और वहाँ पर फ्रेश एयर और वाटर भी फ्रेश रहेंगे और हमारी जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेशन है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम दूसरी तरफ पीपल जो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं इसकी वजह से पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, लैंड डिग्रेडेशन भी होता है और वाइल्ड लाइफ हैबिटेशन को बहुत प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ती है। और दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट और फैक्ट्रियाँ पॉल्यूशन करके एयर पॉल्यूशन करती है और हमारी वाटर पॉल्यूशन भी करती है। और हमें ऐसी चीज़ों को हमें पीपल्स को अवेयर करना है कि ऐसा ना करें। हमारी कंट्री ये डेवलपिंग कंट्री है। हमारी कंट्री में ऐसी इको सिटीज़ की बहुत जरूरत है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये हमारा नया आइडिया है, ये पुराना ही आइडिया है, लेकिन एक स्मार्ट सिटी बनाने से अच्छा हम काफ़ी सारी इको सिटी बनाएं ताकि देश का डेवलपमेंट सही तरीके से हो। हमारे इसमें माउंटेन है, फॉरेस्ट है, सिटी है, इंडस्ट्रियल एरिया एंड एग्रीकल्चर एरिया। एग्रीकल्चर एरिया में जो लोग रहते हैं वो उतना वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन जो सिटी का जो वेस्ट होता है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। जो सिटी का वेस्ट नहीं का वो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा और वो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रहेगा वो बायोगैस प्लांट में जाएगा। LPG खतरनाक होने के कारण हम बायोगैस का सप्लाई दे सकते हैं सभी को। और जो मैन्यूर रहेगा, मैन्यूर हमारे एग्रीकल्चर एरिया में काम आएगा ताकि हम अपने प्लांट मतलब जो भी फसल है उनको उर्वरक वही दे सकें। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो इंडस्ट्री में जाकर रिसाइकल होगा। हाँ, और हमारे एग्रीकल्चर एरिया में सिर्फ खेती नहीं, उसके साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री
पोल्ट्री फार्म ये रखते हैं। और जो हमारी क्रॉप्स है, क्रॉप्स मतलब फार्मिंग के लिए मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ किया, क्रॉप रोटेशन, मल्टी फार्मिंग, एडवांस फार्मिंग, मशरूम कल्टीवेशन, ड्रिप इरीगेशन, ताकि वाटर कम से कम यूज़ हो। और वाटर इलेक्ट्रिसिटी और जो वाटर इलेक्ट्रिसिटी ख़तरनाक होती है, वो वाटर लेवल उसमें डिस्टर्बेंस होता है और उसको बनाने के लिए बहुत सारी जंगल वगैरह काटने पड़ते हैं। और कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है इसमें बहुत ज़्यादा ही पॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है। लेकिन इस सिटी में हम विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी पे डिपेंडेंट हैं, इनका कम से कम यूज़ करेंगे और इन लोग अल्टरनेट यूज़ करेंगे। अगर सोलर एनर्जी कम हो जाती है तो हम विंड एनर्जी का यूज़ करेंगे और विंड एनर्जी की जगह फिर हम सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। इससे हम उन पे डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं और ये फ़ायदेमंद है। हमारा ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट पॉल्यूटेंट्स को कैसे एनर्जी में कन्वर्ट करें उसी के ऊपर बेस है। हम मेनली दोनों चीज़ों को कवर कर रहे हैं। एक हो गया सीमेंट इंडस्ट्री और हो गया थर्मल। सीमेंट इंडस्ट्री में जो फ्लाई जनरेटर रहता है गैस के अंदर, उसको हम अलग करके उससे ब्रेक बना सकते हैं और गैस को सेपरेटर में डाल के उसको सेपरेट करने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर एसिड जिसको हम लेबोरेटरीज में यूज़ करते हैं, उसके साथ ही सब बैटरीज में यूज़ होता है। उसके बाद CO2 NO2 आ गया, उसको चारकोल या तो जोलाइट की मदद से अलग कर सकते हैं, NO2 से फर्टिलाइजर उसके बाद, और CO2 को कैटलिस्ट में डाल के उससे हम एथेनॉल बना सकते हैं। इथेनॉल को बर्न करने के बाद वो फ्यूल की तरह काम करेगा। और जो ज़्यादातर जो पानी यूज़ होता है उसको हम बाद में प्यूरीफाई करके उसको एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, या तो उसको ज़्यादा प्यूरीफाई करके पोर्टेबल वाटर के लिए यूज़ करते हैं। चैम्बर है उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो स्मोक रहता है उसमें 64% जो रहता है वो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स है। अनबर्न कार्बन पार्टिकल वो स्मोक चैम्बर के सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएंगे, तो ब्लैक अपीयरेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। और जो रिमेनिंग गैसेस लाइक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, CO2, NO2, SO2 एंड CO एक्सेट्रा वो इसमें कनेक्ट हो जाएंगे गैस कलेक्टिंग चैम्बर। कार्बन पार्टिकल्स है उसको हम लोग दूसरे एक डिस्क में कलेक्ट करेंगे। फिर उसमें अगर हम लोग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल डालेंगे तो उसको मिक्स करेंगे, तो उसकी जो टेक्सचर है वो मार्केट में आर्टिफिशियल इंक जो अवेलेबल है उससे जैसे है, तो उसको सेम प्रोडक्शन के इस मेथड से हम लोग इंक जो रहता है वो सॉलिड कार्बन पार्टिकल से बना है, वेस्ट मटेरियल से बना है, तो वो चीपर होगा आर्टिफिशियल इंक से। तो ऐसे जो सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं उसको एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं इंक प्रोडक्शन से, और जो एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूटेंट का लेवल है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा।